मेरा नाम अर्पिता है। जब मेरा पति विदेश जाने लगा था, तब उसने अपनी 15 साल की बहन की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी थी। मैंने जल्दी ही उसका विवाह एक गरीब बूढ़े आदमी से करवाकर उसे घर से दूर कर दिया और अपने पति को बताया कि तुम्हारी बहन का विवाह बहुत अमीर परिवार में करवा दिया है। यह सुनकर मेरा पति बहुत खुश हुआ था। फिर जब मुझे पता चला कि वह वापस आ रहा है, तो मैंने घर के नौकरों को हिदायत दी थी कि खबरदार, आज मेरी ननद को घर में मत आने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह पुराने फटे पुराने कपड़ों में यहाँ आकर तमाशा करे। रात को मेरा पति घर आया और बोला कि मैं तुम्हारे लिए खास गिफ्ट लाया हूँ। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने गिफ्ट खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पल मुझे याद आया कि विदेश जाते वक्त मेरा पति मुझे देखकर गया था। उसकी नज़र में उसकी चिंता दिख रही थी। उसकी छोटी बहन, जिसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसने ही माता पिता बनकर पालन पोषण किया था, उसने कहा था कि यह तुम्हारी अमानत है। मेरी गैरहाजिरी में इसके माता पिता अब तुम ही हो। मैंने आंखों में आंसू लाकर हामी भरी थी। उसे लगा था कि मैं वाकई उसकी बहन से प्यार करूंगी, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके जाने के बाद कुछ दिन घर की शांति मुझे खलने लगी। वह लड़की मेरे साथ किचन में चुपचाप रहती, कभी कभी सवाल पूछती, कभी मदद करती। शुरू में मैंने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में वह मुझे बोझ लगने लगी। एक दिन उसने कहा कि अगर भाई का फोन आए तो मुझे बुलाना, मुझे उनसे मेरी पढ़ाई के बारे में बात करनी है। उसके सादगी पर मुझे हंसी आई। मैंने हंसते हुए कहा कि अभी छोटी है, पहले घर का काम सीख, पढ़ाई बाद में होगी। उसकी आंखों में हजार सवाल थे, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मैंने पहली बार उसे खाने से वंचित रखा। सबके लिए गर्मा-गर्म खाना लाती, लेकिन उसके सामने बचा हुआ ठंडा खाना रख देती। नौकरानी बीच में कुछ बोलती तो मैं कहती, देख, इस लड़की को सादा जीवन की आदत डालनी है। अब नखरे करेगी तो कल मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी। खुशी कुछ नहीं बोलती थी, बस आंखें नीचे करके रहती थी। एक दिन उसने मोबाइल निकाला और कहा कि मुझे भैया से बात करनी है। मैंने कहा, मोबाइल दे यहाँ, उन्हें बहुत काम रहता है, मुझे भी वक्त नहीं है। उस रात मैंने उसका पुराना मोबाइल तोड़ दिया और भैया से संपर्क का सारा रास्ता बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वह स्कूल जाने की जिद करने लगी। बोली, भाई ने कहा था कि मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैंने उसे डांट कर कहा, तेरे भाई विदेश में हैं, घर की जिम्मेदारी मुझ पर है और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। उसका बोलना बंद हो गया, लेकिन आंखों में सवाल वहीं रहे। एक दिन मैंने नौकरानी को बुलाकर कहा, खुशी को किचन साफ करना, बाथरूम धोना, झाड़ू लगाना, सब सिखा, यही उसका उपयोग है। नौकरानी धीरे से बोली, मालकिन, ये लड़की है, ये कैसे करेगी? मैंने उसे बुरी नज़र से देखकर कहा, ये उसके पालन पोषण का हिस्सा है। घर में रहकर मुफ्त की रोटी खाने से बेहतर है कि कुछ काम करे। खुशी दिन ब दिन चुप होती गई। पहले वह मुझसे बात करती थी, अब सिर्फ आंखें नीचे करके हुक्म मानती थी। एक रात मैंने उसकी कमरे की लाइट बंद की तो खिड़की से देखा कि वह भाई का फोटो हाथ में लेकर रो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर पूछा, ये क्या नाटक है? क्या चल रहा है? सोने का वक्त हो गया, ये रोना बंद कर। भाई की चिंता है तो काम पर ध्यान दे, ऐसी चीज़ों से वह खुश नहीं होंगे। उसने जल्दी से आंखें पोंछीं और चुपचाप सोने चली गई। अगले दिन सुबह उसने नाश्ता बनाया, मेरी मदद भी की, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और मन का उलझन साफ दिख रहा था। जब वह किचन से बाहर निकली तो नौकरानी बोली, मालकिन, खुशी बहुत चुप हो गई है, उसका मन बहुत उदास है। मैंने गुस्से में कहा, मन दुखे या टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का काम ठीक से होना चाहिए, बस यही देखो। फिर मैंने नौकरों को कह दिया था कि अगर वह लड़की कुछ उल्टा सीधा करे तो मुझे तुरंत बताना। मेरे लिए वह अब कोई रखने की चीज़ नहीं थी, सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे मुझे जल्द से जल्द खत्म करना था। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद उसी दिन से मेरे पापों की शुरुआत हो गई थी। जिस दिन मैंने उसका हाथ पकड़कर माँ की तरह संभालने का वचन दिया था और अगले ही पल उसे तोड़ दिया था। उस दिन दोपहर को मैं किचन में बैठकर चाय पी रही थी। तभी हमारी वाड़ी में हमेशा दूसरों के घर में झांकने वाली शिल्पाबाई आईं। वे बैठीं
और तुरंत बोली, मुझे एक बात बतानी है, लेकिन आपको मन बड़ा करना होगा। मैंने कहा, बोलो, क्या है? उन्होंने चाय का घूंट लेते हुए कहा, मेरी जान पहचान का एक बूढ़ा आदमी है। उसकी बीवी मर चुकी है, अकेला है। उसे घर संभालने के लिए बीवी चाहिए। तुम्हारी ननद को यहाँ क्या करना है? वैसे भी वह तुम्हारे लिए बोझ ही है। मैंने बीच में पूछा, उसकी उम्र कितनी है? वे बोली, 60 के आसपास होगी, लेकिन घर है, गाड़ी है, अकेला रहता है। तुम्हारा बोझ भी उतर जाएगा। पुण्य का काम समझो। मैंने थोड़ा सोचकर सिर हिलाया, लेकिन मन में फैसला कर लिया था। अगले दिन सुबह मैंने खुशी को नाश्ता बनाने को कहा। वह नाश्ता टेबल पर रखकर जाने लगी। तभी मैंने कहा, इधर आ, बैठ। वह चुपचाप मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा, तेरा नसीब चमकने वाला है। तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। बहुत सुसंस्कृत, अच्छे घर का लड़का है। वह एक पल के लिए आश्चर्य से मुझे देखने लगी और बोली, भाई को बताया क्या भाभी? वे कहते थे कि मेरी शादी वे खुद करेंगे। मैंने हंसकर कहा, यही तो सरप्राइज है। वे घर आएंगे तो खुश हो जाएंगे। उसने सिर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, आपको ठीक लगता है तो कर दीजिए भाभी। मैंने अगले ही दिन शादी की तैयारी शुरू कर दी। न किसी रिश्तेदार को बुलाया, न बीमारी की चिंता की। शिल्पा बाई पंडित लेकर आईं। खुशी को तैयार किया और उसे कहा, घूंघट से बाहर मत निकलना, ये तेरे ही फायदे की बात है। उस दिन उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर उलझन थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। शादी की रस्म किसी सौदे की तरह हो गई। सब कुछ शांति से हुआ। बूढ़े ने हाथ बढ़ाया तो खुशी ने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये तेरा भाग्य है। सम्मान से शादी हो रही है। भगवान का शुक्र मन। शादी हो गई और 1 घंटे में खुशी को नए घर भेजने की तैयारी शुरू हो गई। उस शाम उसका सामान बांधते वक्त वो मेरे पास चुपचाप बैठकर देख रही थी। फिर धीरे से बोली, भाभी, एक बार भैया से बात करवा दो। वे शादी की बात सुनकर खुश होंगे। मैंने उसे रोकते हुए कहा, मैं उन्हें बता दूंगी। अभी यह बात करने का वक्त नहीं है। कल वे फोन करेंगे। वह कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर बैठी रही। जैसे ही वह गाड़ी में बैठने लगी, उसने भाई का नंबर डायल किया। मैंने झट से उसका फोन छीन लिया और कहा, अभी तक समझ नहीं आया? ये तेरा नया संसार है। पुराने रिश्ते भूल जा। वह सहम गई, चुपचाप गाड़ी में बैठी और चली गई। 2 दिन बाद उस बूढ़े की बेटी घर आई और बोली, आपने बताया नहीं कि वह इतनी छोटी है। उसे खाना बनाना आता है? बोलना भी मुश्किल से आता है। बाबा को उससे बात करना भी मुश्किल लगता है। मैंने हंसकर कहा, शुरू में सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। धीरे धीरे सीख जाएंगी। मन में सोच रही थी कि वह वहां सेट हो जाए, वापस न आए। फिर मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। शिल्पा बाई पूछने लगीं कि क्या खुशी को कोई दिक्कत नहीं हुई? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। उल्टा वह बहुत खुश है। और कुछ हुआ भी तो मुझे क्या? मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। अगले दिन मैंने अपने पति को फोन करके बड़े उत्साह से बताया, तुम्हारी बहन के लिए अच्छा रिश्ता मिला, शादी कर दी। बहुत अच्छे लोग हैं। वह बहुत खुश हुआ और बोला, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने मेरी गैर हाजिरी में जो किया, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। मैं उस झूठे समाधान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीतर कहीं अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया हो और अब उसे सुधारने का कोई रास्ता न बचा हो। दोपहर को मेरे मोबाइल पर विदेश से वीडियो कॉल आया। नंबर देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चेहरे पर शांति लाने की कोशिश की, लेकिन मन अभी भी बेचैन था। मेरा पति आकाश हंसते हुए बोला, कैसी है? सब ठीक है ना? मैंने सिर्फ सिर हिलाया। फिर वह सीधे मुद्दे पर आया और बोला, और मेरी बहन खुशी? वह अपने ससुराल में खुश है ना? मैंने एक पल के लिए सांस रोकी और हंसकर कहा, तू चिंता मत कर। वह बहुत अच्छे ससुराल में गई है। बहुत अमीर लोग हैं। मान सम्मान और पैसा सब है उनके पास। रोज तेरे लिए प्रार्थना करती है, तुझे याद करती है। ये सुनकर आकाश ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। बोला, ये सुनकर अच्छा लगा। कॉल बंद होते ही मैंने लैपटॉप खोला। सच्चाई के सारे दरवाजे बंद करने के लिए अब झूठ को और पक्का करना था। मैंने अलग अलग वेबसाइट से अमीर घर की लड़कियों के फोटो डाउनलोड किए।
कोई फंक्शन में, कोई कॉलेज में लेक्चर देते हुए, कोई फूल हाथ में पकड़े हुए, कोई शॉल ओढ़े हुए। सब मेरे काम का था। उन पर मैंने खुशी का चेहरा एडिट करके लगाया। उसके नाम से नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया। उस पर कैप्शन डाला, भाई का सपना पूरा हुआ, सोशल वर्क के लिए सीड मिली वगैरह, और सारे फोटो अपलोड कर दिए। 1 घंटे में एक झूठी जिंदगी की अलग दुनिया ऑनलाइन तैयार हो गई। अगले दिन आकाश को वीडियो कॉल पर वह प्रोफाइल दिखाई। फोटो देखकर उसने आंखें फाड़कर कहा, अरे, ये तो मेरी बहन है। मैंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हाँ, अब वक्त बदल गया है। उसने खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। उसका पति उसे बहुत सपोर्ट करता है। देख, उसका फोटो तो अखबार में भी छपा है। आकाश बहुत खुश हुआ। उसने उन फोटो के स्क्रीनशॉट ले लिए। उस शाम एक रिश्तेदार का फोन आया। वे बोले, मेरी बेटी के लिए भी ऐसा रिश्ता देख। खुशी के पति का कुछ डिटेल बता। मैंने हंसकर कहा, वे लोग मुंबई में रहते हैं। बहुत सुसंस्कृत, वजनदार और बड़ा बिजनेस है। उसने वहां सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है। उन दिनों मैंने खुशी के झूठे पति का प्रोफाइल बनाया। उसमें महंगी गाड़ियां, घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े दिखाए। खुशी का एक नकली इंटरव्यू बनाया। महिलाओं की आज़ादी पर भाषण देते हुए एक स्टॉक वीडियो लिया, एडिटिंग ऐप डाउनलोड किया और एक नकली क्लिप तैयार की। गांव में, कॉलोनी में मैं बोल बोल कर घूमती थी, सुन, मेरी ननद का पति बड़ा व्यापारी है। अब वह इंडिया में नहीं रहती, लंदन चली गई है। घर के नौकरों को भी बता रखा था कि अगर कोई खुशी के बारे में पूछे तो कहना कि मैडम ने उसे मॉडर्न घर में ससुराल भेज दिया है। कभी कभी फोन करती है, लेकिन बहुत बिजी रहती है। खुशी की असल हालत के सारे दरवाजे मैंने बंद कर दिए थे। उसका पुराना फोन पहले ही तोड़ दिया था। कोई मैसेज आए तो तुरंत नंबर ब्लॉक कर देती थी। एक दिन शिल्पा बाई आई और बोली, सुना, खुशी बोलती भी नहीं, बस छत के कोने में बैठी रहती है। खाना भी नहीं खाती, जवाब भी नहीं देती। मैंने सिर हिलाकर कहा, शुरू में सभी लड़कियां ऐसा करती हैं, 2-4 थप्पड़ खाएंगी तो सुधर जाएंगी। उस शाम आकाश का फिर फोन आया। बोला, काश मैं ये सब खुद देख पाता। मुझे मेरी बहन से वीडियो कॉल पर बात करनी है। मैंने झट से कहा, वह अब भी एक वर्कशॉप में है, वहां मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देते। आएगी तो तुझसे बात करवाऊंगी। फोन रखते ही मैंने उसके प्रोफाइल पर एक विदेशी वर्कशॉप की नकली पोस्ट डाली। वहां से कुछ फोटो गूगल से लिए और सोशल वर्क और अगले वर्कशॉप की तैयारी जैसा कैप्शन डाला। उन दिनों मैं इतने झूठ के जाल में फंस चुकी थी कि सच्चाई का डर भी कम हो गया था। मुझे लगता था कि मैंने सारा हिसाब किताब साफ कर दिया है। पति, रिश्तेदार सब मेरे काबू में थे। दोपहर को घर में सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में नए पर्दे देखते हुए बैठी थी। तभी दरवाजे पर जोर से ठक ठक हुई। नौकर ने कहा, मैडम, बाहर एक लड़की है। फटे पुराने कपड़े पहने हुए, भीगी हुई, कुछ बोलती भी नहीं। मैंने आश्चर्य से पूछा, नाम क्या है? नौकर बोला, मैडम, लगता है खुशी मैडम ही है, लेकिन पहचान में नहीं आ रही। मैं बाहर आई। सचमुच वह खुशी ही थी। गले में ओढ़नी नहीं थी, कपड़े कीचड़ से भरे हुए, पैर नंगे और हाथ पर मार जख्म के निशान। आंखें नीचे करके वह मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैं भीतर से अब पिस गई थी और तुरंत नौकर को आंखों से इशारा करके कहा, दरवाज़ा बंद रख, और ज्यादा हंगामा किया तो गुस्से से कह दे कि यहाँ जगह नहीं है। वह बिना कुछ बोले जमीन पर बैठ गई। बाहर बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की के पर्दे संभाले और बाहर देखा। वह अपनी गोद में सिर रखकर चुपचाप बैठी थी, जैसे उसका शरीर यहाँ था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और। मैं वापस कमरे में आई, लेकिन मन बिल्कुल बेचैन था। मैंने टीवी चालू किया, चैनल बदलकर सीरियल लगाया, आवाज तेज की और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। शाम को मोहल्ले की एक औरत ने दरवाज़ा खटखटाया और बोली, तेरी ननद दरवाजे पर बैठी है और तू उसे अंदर नहीं ले रही। लोग बातें करने लगे हैं। मैंने ऊंचे स्वर में कहा, वह मेरी ननद नहीं रही, उसकी शादी हो चुकी है। अब उसका पति जाने और वह जाने, हमारा कोई रिश्ता नहीं। उस रात भी जब बारिश हो रही थी, वह वहीं भीगते हुए बैठी रही। न किसी से कुछ बोली, न दरवाज़ा खटखटाया। नौकर ने कहा, मालकिन जी, अगर खुशी मर गई तो बात बढ़ जाएगी, कम से कम चाय तो दे दूं। मैंने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, वह अब हमारी नहीं है।
जिंदा रही तो चली जाएगी। रात को खिड़की से फिर देखा। वह दीवार से टेक लेकर हाथ में हाथ डाले आंखें बंद करके बैठी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। मैंने पर्दा लगाया, लाइट बंद की और सो गई। सुबह उठकर देखा तो वह दरवाजे के पास नहीं थी। नौकर को भेजा। उसने बताया कि वह तड़के बिना किसी को कुछ बताए चली गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत मोबाइल निकाला और उसके पति को मैसेज किया, तेरी बीवी देख, अगर फिर आई तो पुलिस को बुलाऊंगी। मेरे दरवाजे पर तमाशा नहीं चाहिए। दोपहर को उसका पति खुद आया और बोला, वह यहाँ आई थी क्या? 2 दिन से गायब है। घर का सब कुछ मुझ पर छोड़कर चली गई। मैंने दरवाजे के भीतर से कहा, हाँ, आई थी 2 दिन पहले। हकाल दिया। ये घर उसका नहीं था। वह कुछ देर चुप रहा और चला गया। उसी दिन शाम को शिल्पा बाई का फोन आया। वे बोली, सुना, तेरी ननद भागकर वापस आई थी। मोहल्ले में चर्चा चल रही है। मैंने कहा, वह भागकर नहीं आई थी। हमने उसे वापस उसके पति के साथ भेज दिया। वे हंसकर बोली, ये लड़कियां भी ना अपनी जगह और नसीब कभी समझती नहीं। कुछ दिनों बाद मैं बाजार गई। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बाई, वह छोटी लड़की कहाँ गई? बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, ऊपर वाले ने उसका नसीब खोल दिया। ससुराल में बहुत सुख में है। उस रात सोते वक्त खिड़की से बाहर देखा। उस बारिश वाली रात का सारा मंजर आंखों के सामने आ गया। उसका भीगा हुआ शरीर, खून से सने पैर, चुपचाप बैठी हुई वह, सब कुछ आंखों के सामने तैरने लगा। मैंने शरीर पर चादर खींची, लाइट बंद की और सोने की कोशिश की। रात को 2 बजे मोबाइल बजा। नींद में थी, लेकिन उस वक्त फोन आना यानी कुछ गड़बड़। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। सोचा शायद पति का फोन हो, लेकिन फोन उठाते ही दूसरी तरफ से खुशी की कांपती, मरी हुई सी आवाज आई, वही नहीं, मैं खुशी। बस एक बार भाई से बात करनी है। मरने से पहले उन्हें मिलना है। ये सुनकर एक पल के लिए सांस अटक गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाला। मैंने कहा, तू अब उस लायक नहीं रही। तेरे भाई से तेरा कोई रिश्ता नहीं। जो तेरे नसीब में था वह मिल गया। यहां आई तो पुलिस को शिकायत करूंगी, मेरी कसम। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, वही नहीं, बस एक बार। मैंने उसकी एक भी बात न सुनी। फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। कुल शांति छा गई। अंधेरे में उसकी आवाज गूंजती रही। मैंने तकिया नीचे मुंह छिपाया और आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह उठकर नौकर को कहा, अगर वह लड़की फिर इस घर के पास आई तो दरवाजे से हकाल देना। उसके लिए अब यहाँ जगह नहीं है। नौकर ने सवाल भरी नजरों से देखा, फिर सिर झुकाकर बोला, ठीक है मालकिन। अगले दिन दोपहर को पति का फोन आया। बहुत खुश लग रहा था। बोला, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई। अगले महीने घर आ रहा हूं। मैंने हंसकर कहा, बहुत अच्छी खबर है। सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तुरंत वह बोला, पर तूने मेरी बहन से कभी बात क्यों नहीं की? उसका फोन भी नहीं आता। मैंने हंसकर झूठ बोल दिया। अब वह बहुत बिजी रहती है, कभी वर्कशॉप में, कभी सोशल वर्क में, कभी अपने पति के साथ। मुझे भी कई दिनों बाद एक मैसेज करती है, तू आ, खुद देख लेगा। वह थोड़ा शांत हुआ, फिर बोला, क्या बात है? अजीब है। छोटी थी तो मेरी गोद में सोती थी, अब इतनी बदल गई। मैंने तुरंत बात बदलते हुए कहा, तेरी बहन अब छोटी लड़की नहीं रही, जिम्मेदार औरत बन गई है। वक्त के साथ सब बदलता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फोन रखते वक्त मैंने कहा, तेरे कमरे की सफाई करवा देती हूँ। तू आएगा तो सब तैयार होगा। शाम को मैंने फिर नौकरों को हिदायत दी, याद रखना, अगर खुशी की परछाई भी इस घर पर पड़ी तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। कोई उस पर दया नहीं दिखाएगा। 2 दिन बाद मोहल्ले की एक औरत ने बताया कि कोई कह रहा था कि खुशी शहर के एक एनजीओ में दिखी। लोगों को खाना बांटती है, छोटे बच्चों को पढ़ाती है। बहुत बदल गई है, लेकिन पहचान में आती है। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। बस इतना कहा, अब उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं बचा। जो था वह खत्म हो गया। उसी दिन एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मरने से पहले भाई को देखना है, बस एक बार। मैंने मैसेज खोलने से पहले ही डिलीट कर दिया। मोबाइल बंद करके अगले दिन तक चुप रखा। फिर मैंने अपने पति को पुराने पुराने फोटो भेजने शुरू किए। नकली अवार्ड फंक्शन के फोटो। वह हर बार खुश हो जाता और कहता,
मेरी बहन पर मुझे गर्व है। दूसरी तरफ खुशी की खबरें धीरे धीरे एनजीओ और आसपास के लोगों तक पहुंचने लगी थीं। शिल्पा बाई ने बताया, सुना, वह बच्चों को मुफ्त पढ़ाती है। एक और औरत कह रही थी, हर हफ्ते गरीबों के लिए कपड़े अनाज लेकर आती है। मैंने उस पर सिर्फ हंसा और मन में कहा, यह सब नाटक है, इज्जत वापस पाने की कोशिश। उसी रात जब सब सो गए, मैंने मोबाइल की गैलरी खोली और खुशी के पुराने फोटो देखने लगी। उन फोटो में वह अपने भाई के साथ खेल रही थी, हंस रही थी। फिर फोटो बंद किए और मन से विचार झटक दिया। मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं था। अगले दिन पति का फोन आया। बोला, मेरी बहन का नंबर है, उससे बात करने का मन है। मैंने जवाब दिया, उसने नंबर बदल लिया है, वापस आएगी तो बात करूंगी। उसे अपने पति के घर फोन पर ज्यादा रहना पसंद नहीं। फोन रखते ही मैंने मन में ठान लिया कि उसका वजूद हमेशा के लिए मिटा दूंगी। एनजीओ, लोगों की दया और उसकी मेहनत उसे शायद फिर से खड़ा कर दे, लेकिन मेरे घर में उसके लिए न आज जगह है, न कभी होगी। दूसरी तरफ सच कुछ और ही हो रहा था, जिसकी मुझे भनक भी नहीं थी। दिसंबर की ठंडी शाम थी। ठंडी हवा शरीर में घुस रही थी। आकाश फैक्ट्री से निकल रहा था। तभी किसी ने पुकारा, आकाश, आकाश। मुड़कर देखा तो उसका बचपन का दोस्त नक्श सामने खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हंसे। पास के कॉफी शॉप में जाकर बैठ गए। बातें शुरू हुईं, जैसे कई साल पहले रुकी थीं। नक्श बोला, तेरे बारे में बहुत सुना, लेकिन सुनकर बुरा लगा। आकाश हैरान होकर बोला, क्या? कैसा बुरा? नक्श ने कॉफी का घूंट लिया और गंभीर होकर बोला, हमारे गांव में गरीबों के लिए मुफ्त राशन बांटने का कैंप था। एक झोपड़पट्टी के बाहर मैंने एक लड़की देखी, छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन बहुत होशियार। कम बोलती थी। चेहरा देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। बिल्कुल तेरी खुशी जैसी थी। ये सुनकर आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुझे यकीन है कि मेरी ही बहन थी? नक्श बोला, हाँ। मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बस इतना कहा, अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। उसकी आंखों की तकलीफ बता रही थी कि वह वहीं थी, तेरी खुशी। ये सुनकर आकाश का सिर झुक गया। मन किसी अनजान डर से भर गया। उसने नक्श से सारी जानकारी ली। कब देखा, कहाँ, अकेली थी या किसी के साथ? नक्श बोला, झोपड़पट्टी के बाहर एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे थे, पुरानी कॉपियां, पेंसिल लिए। वह पढ़ा रही थी। फटे कपड़े, एक बड़ी ओढ़नी लपेटे हुए, चेहरे पर खड्डों के निशान। यह सब सुनकर उस रात आकाश घर लौटा। अंधेरे में छत की ओर देखते हुए लेटा रहा। नींद नहीं आई। खुशी की हंसती खेलती यादें दिमाग में घूमने लगीं। छोटे छोटे जूते पहनकर घर में दौड़ने वाली, किचन में आकर भाई चिल्लाकर गोद में घुसने वाली। लेकिन सब कुछ धुंधला सा हो गया। अब सिर्फ एक चेहरा था, झोपड़ी में बैठी, रंग उड़ा हुआ, जख्मी, चुप। अगले दिन आकाश ने मुझे वीडियो कॉल किया। उसने चेहरे पर बनावटी हंसी लाकर पूछा, सब कैसा है, ठीक ना? मैंने भी खुश होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, सब बढ़िया है, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। थोड़ी देर बाद आकाश बोला, अर्पिता, मुझे एक बात सच सच बता, खुशी कहाँ है? ये सुनकर मेरी आंखों में एक पल के लिए डर उभरा, लेकिन मैंने तुरंत हंसकर कहा, क्या हुआ, इतना गंभीर क्यों हो रहा है? वह बहुत अच्छी जगह है, तू यहाँ आ, सब अपनी आंखों से देख लेगा। वह अब सोशल वर्क करती है, अपने पति के साथ बिजी रहती है, बड़े बड़े लोगों के बीच उठती बैठती है। तेरी बहन की कामयाबी देखकर तू दंग रह जाएगा। आकाश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं दंग हो जाऊंगा अगर सब वैसा ही निकला जैसा तू बता रही है। मैंने तुरंत बात बदलते हुए कहा, वह छोड़, बता कब आ रहा है? आकाश बोला, जल्दी ही, काम खत्म होने वाला है, मन करता है सब कुछ खुद आकर देखूं। उसी दिन आकाश ने नक्श को फोन किया और कहा, जो पता दिया था वहां की तस्वीरें खींचकर भेज, मुझे उस जगह का सबूत चाहिए। नक्श ने अगले दिन अपने एक दोस्त को वहां भेजा, जहां उसने खुशी को देखा था। उसने वहां तस्वीरें खींची, वह पेड़, वह झोपड़पट्टी और खुशी। नक्श के दोस्त ने वे तस्वीरें नक्श को भेजीं और नक्श ने आकाश को लोकेशन के साथ भेज दीं। आकाश देर तक उन तस्वीरों को देखता रहा, मोबाइल में सेव कर लिया।
मन अब भी यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि कुछ छिपाया जा रहा है। उसने तुरंत कंपनी में छुट्टी के लिए अर्जी दी और यात्रा की तैयारी शुरू की। मन में एक ही सवाल था, क्या मेरी बहन वही है या जो मुझे दिखाया जा रहा है वह झूठ है? उसने मुझे फ़ोन करके पूछा, मैं आया तो खुशी मिलेगी ना? मैंने हंसकर कहा, हाँ, ज़रूर मिलेगी। तेरे लिए एक सरप्राइज़ भी है। खुशी और उसके पति ने तेरे लिए गिफ्ट भी तैयार रखा है। तू बस आजा। आकाश ने फ़ोन रखा और एक लिस्ट बनाई। कुछ सवाल, कुछ शक और कुछ जवाब, जिनका वक्त अब नज़दीक आ रहा था। एक ऐसी वापसी का वक्त जो सब कुछ बदल देगा। उसने वापसी की तारीख बताई तो मेरा दिल धड़कने लगा। रात को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं कुछ भी होने नहीं देगी। सुबह ही घर की सफाई शुरू करवाई, पर्दे बदले, बेडशीट बदली, कमरे को नए लुक में सजाया, पति की पसंद के महंगे फूल मंगवाए, किचन में उसके पसंदीदा पकवान बनाने को कहा, सारे नौकरों को बुलाकर कहा, मालिक आने वाले हैं, हर चीज़ वक्त पर चाहिए, कहीं भी पुरानी खराब चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन सच कहूं तो मेरे कान दरवाजे की घंटी की ओर टिके थे। मैंने एक पुराने नौकर को बुलाकर कहा, खुशी अगर गली में भी दिखे तो तुरंत बता। उसने सिर हिलाया। मैंने कहा, अगर वह सचमुच यहाँ आई तो उसे गली में ही अपमान करके भगा देना। मेरी इज्जत का सवाल है। शाम को मैं किचन में थी। नौकर ने कहा, दोपहर को एक औरत आई थी, पुराने कपड़ों में, एनजीओ का बैज लगाए खड़ी थी, बस घर की ओर देख रही थी, कुछ बोली नहीं। मैंने तुरंत कहा, फिर दिखे तो भगा देना और सबके सामने कह देना, ये लोग इज्जत की कीमत नहीं समझते। दूसरी तरफ खुशी अब एक एनजीओ में काम कर रही थी। उसे वहां एक वकील मिला। उसने कहा, तू न्याय के लिए केस कर सकती है, कोई सबूत है? खुशी ने एक फोटो निकाला, उस बूढ़े आदमी के साथ शादी का, जो उसने रोते हुए खींचा था, और बोली, यही मेरी पहचान थी, यही सबूत है। एनजीओ का मालिक उसे अलग अलग सामाजिक कार्यों के फंक्शन में ले जाता था। वहां वह दूसरी लड़कियों को अपनी कहानी सुनाती और उनकी आंखों में आश्चर्य, दुख और हिम्मत दिखाई देता था। एक दिन एक रिपोर्टर ने लड़कियों से पूछा, तेरा इंटरव्यू करूं? ये वीडियो दूसरी लड़कियों को हिम्मत देगा। खुशी तैयार हो गई। उसे अब सच छिपाना नहीं था। वह वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला था, और वह सच था जो मेरे झूठ को निगलने वाला था। उसी वक्त मैं अपने पति के लिए नए कपड़े, उसका पसंदीदा परफ्यूम और गिफ्ट मंगवा रही थी। घर के कोने कोने में बदलाव कर लिया था। रात को मैंने एक वकील का फोन सुना जो खुशी के केस पर काम कर रहा था। वह कॉल किसी और के लिए था, लेकिन नौकर के फोन से मैंने सुना। वकील कह रहा था, हमें खुशी के भाई से बात करनी होगी, वही असली गवाही दे सकता है। ये सुनते ही मैंने नौकर को धमकाया, अगर किसी को बताया तो नौकरी से निकाल दूंगी। और मैंने अपने पति को फोन किया, हाँ, मैं तुझे इस सब का सरप्राइज देने वाली हूँ, बस तू जल्दी आ। उसने हंसते हुए कहा, मैं खुद वह सरप्राइज खोलने वाला हूँ। उसके शब्दों में कुछ बदलाव सा महसूस हुआ, जैसे उसे कुछ पता चल गया हो, लेकिन मैंने वह जाहिर नहीं किया। इधर खुशी ने अपना जवाब कोर्ट में दे दिया था। एनजीओ के लोगों ने उसकी मदद की थी और एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। रिपोर्टर ने पूछा, तेरे भाई को यह सब पता चला? तो खुशी बोली, बस एक बार उनकी आंखों में देखना है, उन्हें बताना है कि उनकी बहन आज क्या बन गई है, और ये जानना है कि उन्हें मेरा दुख समझ आया या नहीं। अब मेरे लिए वक्त बहुत तेजी से सरक रहा था। हर पल, हर घड़ी मुझे लगता था कि खुशी दरवाजे पर खड़ी है। मैंने रात को सारे दरवाजे ताले लगाकर बंद कर दिए थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, सिर्फ इसलिए कि मेरे पति को कुछ पता न चले। मेरी यही भाग दौड़ थी। लेकिन जो चीजें नजदीक आ रही थीं, वह सिर्फ आकाश की वापसी नहीं थी, बल्कि सच की भी वापसी थी। और मैंने चाहे जितने दरवाजे बंद किए हों, वह सच अब रुकने वाला नहीं था। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने आखिरी बार शीशे में खुद को देखा, हल्का सा परफ्यूम लगाया, कपड़े ठीक किए और कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए। दरवाज़ा खोलते ही आकाश आया। वही उसकी स्टाइल, वही चाल, लेकिन उसकी आंखों में कुछ शांत लेकिन बेचैन था, जो मुझे महसूस हुआ। मैंने हंसकर कहा, आखिरकार आ गए, कितना इंतजार करवाया तुमने? वह चुप रहा। उसने जूते उतारे और सीधे अंदर जाकर बैठ गया।
मैं किचन से चाय लेकर आई और उसके सामने रखी। मैंने कहा, कुछ तो बोलो, इतने दिनों बाद आए हो। वह बस बोला, अब थक गया हूँ, सुबह बात करेंगे, थोड़ा आराम करता हूँ। उसके इस व्यवहार से मैं थोड़ा उलझन में पड़ गई। उसने खाना भी नहीं खाया और सीधे कमरे में चला गया। सुबह हुई, वह नाश्ते की मेज पर बैठा था। मैं चुपचाप उसके सामने कप रखा। मेरे हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन चेहरा संभाल रखा था। मैंने धीरे से पूछा, कुछ लाऊं? वह मेरी ओर बिना देखे बोला, बस यहाँ बैठ, बात करनी है। मैं कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गई। तभी उसने जेब से एक जड़ी हुई फाइल निकाली और मेज पर रख दी और मोबाइल से एक वीडियो चलाया। इस बार आवाज साफ थी। उस वीडियो में खुशी की ही आवाज थी। भाई, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बस एक बार मुझे देख लो, एक बार सुन लो। मरने से पहले मैं आपको मिलना चाहती हूँ। वह वही खुशी थी जिसे मैंने अपने जीवन से दूर फेंक दिया था। मेरा सांस रुक गया। मैंने मोबाइल बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आकाश ने मेरा हाथ झटक दिया। वह बोला, यह सब अब तुझे देखना जरूरी है, क्योंकि जो तूने इतने साल छिपाया वह अब मेरे सामने आ गया है। मैं कांपती आवाज में बोली, ये सब कहाँ से आया? आकाश, इन एनजीओ वालों को कुछ नहीं पता। वह हंसा और बोला, धीरे बोल, मैंने उनके प्रमुख से बात की है। उन्होंने मुझे सारी रिपोर्ट्स दी हैं। हर शब्द में, हर चीज में तेरा ही नाम है। मैं फाइल की ओर बिना देखे बस अपने हाथों को देखती रही। वह बोला, मुझे पता है। जब मैंने यह वीडियो देखा तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लगा कोई खेल होगा। लेकिन जब मैंने उसका लेटर पढ़ा, उसकी आवाज सुनी, उसकी खामोशी महसूस की, तब समझ आया कि तूने मेरा विश्वास तोड़ा। मैं बोली, आकाश, परिस्थिति ऐसी थी, कोई चारा नहीं था। वह जोर से चिल्लाया, बस, अब तेरे मुंह पर यकीन नहीं बचा। तूने अपनी सुविधा के लिए एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की और मुझे फोटो दिखाकर बेवकूफ बनाती रही। मैं रोते रोते बोली, मैंने कभी उसे दुखाने का इरादा नहीं किया। वह चिल्लाया, दुखाया तब नहीं, लेकिन जिस दिन तूने उसे बेचा, उस दिन सिर्फ उसका शरीर नहीं बिका, उसकी आत्मा भी टूटी थी। तूने उससे उसका भाई छीन लिया, घर छीन लिया, इज्जत छीन ली। तुझे लगा कि मैं हमेशा तेरी मीठी मीठी बातों में फंसता रहूंगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने पति के पैर पकड़े और बोली, आकाश, एक मौका देना, मैं सब सुधार दूंगी। वह बोला, नहीं, अर्पिता, तेरे पास बहुत मौके थे। जब वह फोन करती थी, जब दरवाजे पर आती थी, जब बारिश में भीगती थी, हर बार तूने दरवाजा बंद किया। अब वही दरवाजे तुझ पर बंद हो गए हैं। ये सुनकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं बोली, आकाश, मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं मर जाऊंगी। वह पीछे मुड़कर बोला, जीने और मरने का फर्क तूने उसी दिन मिटा दिया था, जब तूने उसका हाथ एक बूढ़े के हाथ में दिया। अब पश्चाताप का नहीं, हिसाब का वक्त आया है। तभी दरवाजे पर नौकर आया और बोला, साहब, बाहर कुछ लोग आए हैं, एनजीओ वाले और उनके साथ एक रिपोर्टर भी है। ये सुनकर मैं हड़बड़ा गई। ये सब क्या हो रहा है? आकाश बोला, ये वही लोग हैं जो तेरा असली चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले हैं। मैं अब तेरे साथ नहीं हूं, मैं तेरे खिलाफ हूं। मैं कांपती आवाज में बोली, तुम सबके सामने मेरी इज्जत उतारोगे? वह बोला, नहीं, तूने खुद अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद किया है। तुझे अब वही फल मिलेगा जो बीज तूने बोया। दरवाजा खुला। बाहर वे लोग खड़े थे। उनके हाथ में कैमरा, फाइल्स और एक छोटी सी चीज थी। वे सबूत, वह सच जिसे मैंने इतने साल मिट्टी में दबाने की कोशिश की थी। आकाश ने आखिरी बार मेरी ओर देखा और बोला, अब अपने सच का सामना कर। मैं जा रहा हूं अपनी बहन को लेकर, जिसे मैं अब बहन नहीं, बेटी मानता हूं। दरवाजा बंद हुआ। मैं फाइल हाथ में पकड़े पकड़े वहीं जमीन पर बैठ गई। पहली बार लगा कि पर्दा सिर्फ झूठी चीजों पर नहीं होता, चरित्र पर भी होता है। और आज वह पर्दा हट गया था। हॉल में कुर्सियां सजाई गई थीं। मैं घबरा गई कि यह सब क्या है। पहले लगा शायद कोई मीटिंग होगी, खुशी शायद समझने के मूड में होगी। लेकिन जब नौकर ने कहा कि साहब ने मोहल्ले के सारे लोगों को, रिश्तेदारों को और नौकरों को शाम को बुलाया है, तब मेरे कलेजे में धस हुआ। मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अब फिर से शाम को मेहमान आने लगे। मेरे पति के काका, मामा, रिश्तेदार, मोहल्ले की शिल्पा बाई और कई लोग।
जिन्हें मैंने इतने साल नजरअंदाज किया था, वे सब आए। सबके चेहरों पर कुछ जानने की उत्सुकता थी। होली का माहौल भारी हो गया था। आकाश अंदर आया। उसके साथ खुशी थी, वही लड़की जो अब एक जवान औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन जख्म अभी भी ताज़ा थे। उसने सबको बैठने को कहा। मैं एक कोने में खड़ी थी, आंखें नीचे, माथे पर पसीना। आकाश बोला, आज मैं सबके सामने एक फैसला जाहिर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात सुननी होगी। तभी उसने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। वही वीडियो जो उसने कुछ दिन पहले मुझे दिखाया था। वही चीखें, वही खामोशी, वही जख्म। वीडियो खत्म हुआ और हॉल में सन्नाटा छा गया। मोहल्ले की औरतों ने एकदम चिल्लाकर कहा, अरे भगवान, ये तो खुशी की भाभी है। आकाश बोला, हाँ, यही वह औरत है जिसे मैंने अपनी बहन की जिम्मेदारी दी थी, और इसने मेरी गैरहाजिरी में उसका सौदा कर दिया। मेरे ससुराल के लोगों ने हैरानी से मेरी ओर देखा। मेरे पति के मामा बोले, अरे, ये सच है, तूने ये कैसे किया? मैं कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकली। आकाश आगे आया और सबके सामने फाइल रखते हुए बोला, ये है असली रिपोर्ट, एनजीओ की जांच, वकीलों का जवाब, और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। लोग एक एक करके फाइल के पास आए। कोई पन्ने पलट रहा था, कोई सिर हिला रहा था, कोई बस हूं हूं कर रहा था। तभी एक आवाज आई, ऐसी औरत को कोई मां नहीं कहेगा। एक औरत आगे आई और बोली, मालकिन बाई, हमें शर्मिंदगी होती है कि हमने कभी तुम्हारे लिए काम किया। मैं पीछे सरकी और दीवार से टेक कर खड़ी हो गई। आकाश गुस्से से चिल्लाया, मैं यहाँ न्याय मांगने आया हूँ। मेरी बहन आज मेरे साथ है, और मैं सबके सामने जाहिर करता हूँ कि आज से इस औरत का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। वह मेरी ओर उंगली दिखाते हुए बोला, जिसने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी बहन का बचपन कुचल दिया, वह इस घर में रहने की लायक नहीं। लोगों की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मोहल्ले की औरतों ने कहना शुरू किया, ऐसी औरत को तो गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। दूसरी औरत बोली, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सुविधा के लिए अनाथ लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आकाश ने खुशी को अपने पास खड़ा किया। उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अब तू मेरी सिर्फ बहन नहीं, मेरी बेटी है। मैंने तुझे नई जिंदगी देने का फैसला किया है। तभी उसने जेब से एक खाली लिफाफा निकाला और मेरी ओर फेंका। मेरे कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। वे तलाक के कागज थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मुझे पता था कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि अब बची हुई जिंदगी मुझे अकेले जीनी पड़ेगी। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। खुशी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी जीत की गवाही देने वाले। मैं जमीन पर बैठ गई, जैसे पैरों में ताकत ही न बची हो। कोई आगे नहीं आया, किसी ने हिम्मत नहीं दी, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। मैं सुन रही थी। कोई कह रहा था, इसे चुपचाप गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरों ने कहा, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा अन्याय कोई छोटी बात नहीं है। शाम को सारे लोग चले गए। आकाश ने मुझे मेरा सामान बांधने को कहा और नौकरों को फरमाया, अब यह औरत इस घर की मालकिन नहीं रही। जिसे सम्मान दिया, उसने उसे खुद गंवा दिया। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। मैंने नजरें झुका लीं। आखिर में बस इतना सुना, खुशी अब इसी घर में रहेगी, और तू उसकी जगह नहीं ले सकती। दरवाजे पर खड़ा होकर आकाश बोला, जा, उस रास्ते पर जो तूने खुद चुना था। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। दरवाजा बंद हुआ और मैं अपनी नई पहचान के साथ बाहर निकली। वह जो कभी सम्मान की पायदान पर थी, अब बेइज्जती की गली में उतर रही थी। उस दिन हमारे शहर में बड़ा मेला भरा था। मेले में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शहर के बड़े बड़े लोग वहां जमा थे। सब उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिसे पिछले कुछ दिनों से खबरों का विषय बनाया गया था। स्टेज पर खुशी खड़ी होने वाली थी, उसे जिसे कभी दरवाजे के पीछे दबा दिया गया था। जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया तो तालियों का शोर गूंज उठा। वह धीरे धीरे चलकर माइक के पास गई। उसने धीमे से बोलना शुरू किया, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। मुझे रिश्तों ने नहीं, फरेब ने ताकत दी है। जिस पल में मेरी आवाज दबाई गई थी,
उसी पल ने मेरी पहचान बनाई। वहां बैठी एक युवती की आंखों में आंसू आ गए। वह बाद में खुशी के पास आई और बोली, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे हिम्मत मिली। मुझे भी अपनी जिंदगी वापस चाहिए। वह अब सिर्फ एक एनजीओ की मेंबर नहीं थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर उसकी कहानी को सम्मान दिया जा रहा था। उसका वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी के लिए तारीफ और आशीर्वाद भेजे। एक बार एक सीनियर एंकर ने उससे इंटरव्यू में पूछा, इतना बड़ा खतरा और जख्म मिलने के बाद भी तुमने माफी का रास्ता क्यों चुना? वह हल्के से हंसी और बोली, अगर मैंने बदला लिया होता तो शायद सुकून न मिलता। मैंने माफ किया और खुद को आजाद किया। मैंने एक घर खोया, लेकिन एक दुनिया जीत ली। उसी साल एक और एनजीओ ने हिम्मत की लड़की पुरस्कार देकर उसे सम्मानित किया। उस कार्यक्रम में उसने एक ही वाक्य बोला, मेरी खामोशी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, इसलिए मेरी आवाज ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। उसने लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि कानूनी जानकारी और आत्मविश्वास भी सिखाया जाता था। एक बार एक औरत अपनी बेटी के साथ उसके ऑफिस में आई और बोली, मेरी बेटी को पढ़ना है, जिंदगी समझनी है। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह बने। खुशी अक्सर स्कूल में लेक्चर देती थी और लड़कियों को बताती थी, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारी है। किसी को भी तुम्हारे जीवन का फैसला तुमसे छिपाकर लेने का हक नहीं है। एक शाम खुशी अपने ऑफिस में फाइलों में डूबी थी। तभी आकाश वहां आया। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम थी, उसका और उसकी बहन का बचपन का चित्र। वह बोला, ये मुझे एक पुरानी पेटी में मिला। सोचा, तुझे दूं, शायद तुझे यह अब याद ना हो। खुशी ने वो फोटो हाथ में लिया और धीरे से बोली, भाई, मुझे सब याद है। बस अब उन आंखों में वह भोलापन नहीं बचा, जो फरेब को पहचान नहीं सकता था। आकाश को अपनी बहन के काम पर गर्व था। वह बोला, मैंने तुझे बहन कहा था, लेकिन तू तो बेटी से भी बड़ी निकली। और फिर खुशी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे पहचानने लगे, उसे सम्मान देने लगे। वह लड़की, जो कभी बेच दी गई थी, उसने खुद को इतना बड़ा बना लिया था कि अब वह किसी और को बिकते हुए नहीं देखने वाली थी। बाहर सूरज ढल चुका था। उस किराए की छोटी खोली में एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मैं खिड़की के पास बैठी थी। चाय खत्म हो चुकी थी और नजर दरवाजे पर टिकी थी। न आवाज, न डांट। अब मेरा जहान बस इस खोली तक सिमट गया था। हर दीवार में पुराना वक्त बोल रहा था। उन दीवारों पर उन पलों की आवाज थी जो मैंने किसी को रुलाने के लिए किए थे। वे चीखें फिर से सुनाई देने लगी थीं। एक दिन पड़ोस की खोली में एक औरत अपनी बेटी को डांटकर बोली, बेटा, दरवाजा बंद कर। और मेरे कानों में एक ही वाक्य गूंजा, भाभी, एक बार भाई से बात करवा दे। मैं झट से उठकर दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। हाथ कानों पर रखे, आंखें बंद कीं। लेकिन वह आवाज रुकने को तैयार नहीं थी। मैं खुद से कह रही थी, ये सिर्फ भ्रम है, सब खत्म हो गया। लेकिन मन, दिमाग और ज़मीर अलग अलग बातें कह रहे थे। कई बार आकाश को फ़ोन करने का मन हुआ, लेकिन फिर याद आया कि वहां अब न घर है, न रिश्ता, न इज्जत। एक दिन अखबार में एक छोटी सी जाहिरात देखी, नई रोशनी एनजीओ, कमज़ोर लड़कियों के लिए सुरक्षित आश्रय। मुझे पता था कि यह खुशी का ही एनजीओ है। दरवाजे तक जाने का सोचा, लेकिन पैर तुरंत पीछे हट गए। जिस देहरी पर मैंने खुद ताला लगाया था, वहां मैं कैसे जाऊंगी? वक्त बीतता गया, कोई डांटने वाला नहीं रहा। गली बदली, लोग बदले, आवाजें बदलीं, लेकिन मेरी आत्मा में सब जिंदा था। हर रात सोने से पहले वही एक वाक्य कानों में गूंजता था, वही नहीं, एक बार भाई से बात करवा दे। एक दिन नींद में मैं चीख कर उठी और रोते हुए बोली, मैं बात करवाती हूँ। आंखें खोली तो सांस फूली हुई थी, तकिया गीला हो चुका था। दरवाजे की ओर देखा, कोई नहीं था। मुझे समझ आया कि अब कोई दरवाजा खटखटाने नहीं आएगा। जो दरवाजा खुलेगा वह आखिरी होगा। दिन का उजाला भी अब आंखों में चुभने लगा था और रातें उन आंसुओं से गीली हो गई थीं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। और इस तरह सब कुछ होते हुए भी कुछ न समझने वाली वह औरत आखिरकार एक खोली में कैद हो गई और उन आवाज़ों के साथ दफन हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।